जय हिंद, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन कर रहे थे और अभी तक गोस लो से आगे कुछ कुछ जो स्पेसिफिक शेप्स थी उनकी वजह से ईएफआई हमने वहाँ तक का हमने रिवाइज कर लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और रिवीजन का मतलब अपने डायरेक्ट सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, बहुत ही कम सवाल उसके अंदर करेंगे। बस हमारा ये टारगेट है कि एक बार आप जितना भी नोट्स में था वो सब चीज़ें एक बार आप कम टाइम इंटरवल में आप सबको देख पाएँ और एक एवरेज बच्चा उससे हेल्प ले पाए। क्या कि कभी कभी कोई चीज़ वो मिस कर देता है, नोट्स कभी सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है, उसको यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, अच्छा ये भी पढ़ना था, ये बाकी है। फिर अगर हम बात करेंगे तो हमने लास्ट वाले में बात करें सिलेंड्रिकल शेल और सॉलिड सिलेंडर की वजह से हमने ईएफआई वगैरह था वो हमने ऑब्जर्व कर लिया था। अभी जो एक इंपॉर्टेंट सवाल जेई बार बार पूछा, 3 बार ऐसा पूछा गया है, 3 बार सवाल आ जाना बहुत बड़ी बात, 3 बार ऐसा सवाल आया हुआ है। उससे बोला एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर कैविटी है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी है, ठीक है। ये सेंटर आपके पास में यहाँ पे कुछ C1 है, ये वाला पॉइंट सेंटर C1 है, ये वाला कुछ C2 है। तो आपसे पूछता है कि बताओ EFI इन कैविटी कितना आता है, EFI इन कैविटी। तो आपको ये मैंने क्लास में निकाल के बताया था कि यहाँ पे जो EFI आपके पास में आता है दैट इज ρ/3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर, ऐसा आता है EFI। मतलब कैविटी के अंदर बता रहा हूँ ना, बाहर की बात नहीं कर रहे, हम कैविटी की बात कर रहे हैं। कैविटी में किसी पॉइंट पर अगर आप EFI देखेंगे तो वो C1 C2 डायरेक्शन में होगा, C1 C2 ये ऐसा होगा EFI, हर एक पॉइंट पे EFI। और सबकी वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू, दैट इज ρ/3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो E है वो यूनिफॉर्म भी है, E इज यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों में इसकी वैल्यू सेम है आपके पास। तो मैग्नीट्यूड चाहे देखें चाहे डायरेक्शन देखें, ये दोनों सेम है आपके पास। क्लियर है। तो ऐसा सवाल आपके पास में इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, कई बार ये पूछ सकता है। इसके अलावा ऐसा ही बन सकता है कि आपको बोल दे कि यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अंदर ऐसे एक टनल बना लिया, ऐसे टनल बना लिया, ऐसे यहाँ से पास करते हुए ऐसे टनल बना लिया, समझ में आ रहा है। स्फीयर था, स्फीयर में से ऐसे पाइप को पास करवा दिया तो यहाँ से खोखला बन गया ऐसे। अब अगर आप इस वाले केस में देखेंगे, यहाँ से जब आप किसी पार्टिकल को छोड़ेंगे तो वो इस तरफ कुछ आएगा ऐसे अट्रैक्ट होके, तो ये ऐसे चम करता है। यहाँ पे सवाल क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी कुछ रो है, यहाँ पे आपने -q चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया यहाँ पे। अभी इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करेगा, ऐसे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसे जंप करेगा वो थोड़ा आप अगर देखेंगे तो आप ये डिस्टेंस यहाँ से कुछ x मान लेंगे, इसका जो EFI फोर्स लग रहा होगा इस तरफ लग रहा होगा, ये डिस्टेंस कुछ r मान लीजिए। तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा इसके अंदर EFI तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r, ये EFI आ गया आपके पास, ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर मैं देखूंगा F इन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो कितना आएगा आपके पास, इट इज ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r और कोस थीटा। और कोस थीटा को अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा दिस इज बाय मल्टीप्लाई कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r और यहाँ पे बन गया x/r, r से r उड़ गया तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट x आ रहेगा फोर्स। अब जब फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मतलब क्या होगा, ऐसे जंप करेगा ये पार्टिकल, ऐसे जंप करेगा। वहां से आप इसका ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा कितना आ जाएगा, दैट इज एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन आ गया ρ/3 एप्सिलॉन नॉट mx, तो ओमेगा आ गया √3 ρ एप्सिलॉन नॉट m। यहाँ से आप बात कर पाएंगे ओमेगा की, टाइम पीरियड वगैरह पूछा होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस वाले केस में ऐसे जंप बनता है। कभी ऐसा सवाल आए, ऐसा ग्रेविटेशन में कई बार पूछा था कि अर्थ के अंदर एक कैसे कुआं खोद दिया तो बताइए यहाँ से छोड़ूंगा पार्टिकल को तो वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे जंप का पूरा स्टेप क्या होगा, ये कैसे करके ऐसे, तो टोटल टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2π/ω। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो कितना हुआ, टाइम का हाफ हो जाएगा, t/2 टाइम होगा। समझ में आ रहा है। तो आप कहीं से भी ऐसा नहीं भी एक्स की वैल्यू कम हो, एक्स की वैल्यू ज्यादा हो, चाहे यहाँ से छोड़ो तब भी एस होगा, तब भी टाइम पीरियड सेम ही आएगा बिकॉज ओमेगा सेम ही आना है, कहीं और छोड़िए तब भी ओमेगा सेम ही आना है। समझ में आ गया। तो आप कहीं से भी अगर छोड़िए जिसका टाइम पीरियड आएगा वो सेम आएगा, ये अच्छी बात है। कई बार ऐसा सवाल आया तो नहीं है ऐसा सवाल, पर मे भी कभी पूछ रहे बिकॉज ये दिखता नहीं है कि एस है, आपको करके देखने के बाद में फिर आता है अच्छा ये एस आ रहा है, ठीक है। छाप लीजिए। आगे बढ़ते हुए हम एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, दैट इज EFI ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट, जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसे एक शीट रहेगा ना, ऐसे एक शीट रहेगा, ठीक है, और इस शीट की वजह से EFI कई बार पूछ लेता है। अब आप देखिए अगर एक फेस पे सिग्मा है, सिर्फ एक ही फेस पे आपके पास में सिग्मा है तो EFI आता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा EFI। सिमिलरली अगर आप इस तरफ देखें दैट इज σ/2 एप्सिलॉन। और जैसे यहाँ पे दो प्लेट्स है और इस पे यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, इस पे σ1 इस पे σ2, तो आप क्या लिखेंगे, इस वाले की वजह से यहाँ पे आएगा σ1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी यहाँ पे आएगा σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना हो जाएगा, σ1 + σ2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट आ जाएगा आपके पास
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। आप कंफ्यूज मत होना, आप ये देखना बस एक फेस की वजह से आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और अगर यहाँ पे दो फेस होंगे तो उनकी वजह से आ जाएगा, आप दोनों को अलग अलग लिख दीजिए और उनको फिर आप जोड़ दीजिए। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छी बात ये है कि यहाँ पे EFI डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे EFI यूनिफॉर्म है और ये इनफाइनाइट शीट की वजह से, ठीक है। तो हमने गॉस लॉ में कैसे किया था, इसको सिलेंडर एक मान के या फिर आप एक क्यूब लेके भी गॉसियन सरफेस में आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन आपके पास में जो आपके पास में ये जो बोर्ड वाले एग्जाम है इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख लिया आपने, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, और ये टर्म इंपॉर्टेंट है। JEE एडवांस एक दो बार तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना ही पूछ चुका है, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वो सब सवाल कर सकते हैं, कितनी वेलोसिटी दे वहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, ये सब सवाल भी हम उससे कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन ये थी, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल सिर्फ किसके लिए डिफाइन होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, इस वजह से लिखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू डिफाइंड है, डेल्टा यू इज डिफाइंड, यू इज नॉट डिफाइंड, यू इज नॉट डिफाइंड। अगर आपको कभी यू चाहिए, मतलब किसी पॉइंट पे, मतलब बाय एज्यूमिंग हम कहीं रेफरेंस मान के हम किसी पॉइंट का यू लिख सकते हैं, नहीं तो यू लिखने का मतलब नहीं होता। रेफरेंस अगर आप मान लेंगे तब जाके आप किसी पॉइंट का यू लिख सकते हैं, नहीं तो आप यू लिख सकते नहीं है। यहीं से अगर आप देखेंगे तो ये इसका यूज करके हमने आगे ऐसे लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ये कब वैलिड होता है आपके पास में, ये तब वैलिड होता है व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, व्हेन डेल्टा के इज 0, और ये कब वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है। तो अब जब भी आपके पास में सवाल रहता है इस तरीके का कि आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल बताइए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इनिशियल पोटेंशियल निकालिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, दोनों डिफरेंस कर दीजिए, डेल्टा यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा। और अगर कोई पूछे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया क्या था, अगर मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ R है, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन पुट करना होता है, Q1 Q2 क्या पुट करना है, विद साइन, एंड Q2 पुट Q1 एंड Q2 विद साइन। अगर कोई एक पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव, कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव। समझ में आ गई मेरी बात, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसमें हमने माना है U एट इन्फिनिटी, हमने 0 माना है। मेरी बात समझ में आ गई। अगर आपके पास में मैं बोल दूं U एट इन्फिनिटी कुछ U नॉट है आपके पास, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R प्लस U नॉट। बस जैसे पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 जुड़ा हुआ था, यहाँ पे तो कुछ U नॉट जुड़ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या था इसके अंदर, एक जैसे इसमें ना एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल आ जाते हैं कई बार, जैसे आपको बोल देगा कि यहाँ पे ऐसे ये रिंग है, यहाँ से यहाँ से छोड़ा तो यहाँ पे पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये सब करके आप इसका यूज करके आप बढ़ सकते हैं आगे ना। तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, और ये वर्क डन वाले सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं आपके पास कि वर्क डन निकालना। जब भी वर्क डन निकालने के लिए पूछे तो आप इसी प्रोसेस की हेल्प लीजिएगा। इसके अलावा जैसे हम बोलते थे कि भाई 4 चार्जेस हैं आपके पास में, Q1 Q2 Q3 Q4, अब उससे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हम क्या करते थे, डिफरेंट पेयर चूज करते थे। सबसे पहले इस वाले पेयर की लिखते, फिर इसकी लिखते, फिर इसकी लिखते, फिर इसकी लिखते, फिर ये वाला और ये वाला, टोटल 6 पेयर यहाँ बनते हैं। तो ऐसे ही JEE एडवांस ने पूछा था, उसने क्यूब दिया था, एक क्यूब, और क्यूब की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, पुराने सालों में पूछा था ना। तो कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालना पूछे तो ये आना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना नहीं आएगा फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये सब कब निकालेंगे, वो निकालने पहले पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। तो कभी बहुत सारे चार्ज सिस्टम रहता है आपके पास में, तो पेयर लेके इसको करना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से देख के जाइएगा। इसके सवाल आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकते हैं, वर्क डन की फॉर्म में आ सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आ सकता है, या फिर कभी कभी प्योर पोटेंशियल एनर्जी निकालने की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद में बात की जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर इंपॉर्टेंट टर्म है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। आपने करंट में देखा तो पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा यूज़ था। तो पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किया गया था, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, दैट इज इसको डिनोट करते हैं V से, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये Q नॉट क्या है, Q नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और इसकी यूनिट क्या थी, 1 कूलम लेते, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज लिया करते थे ना।
अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे यूनिट, तो यहाँ से तो आगे जूल पर कूलम, पोटेंशियल एनर्जी की जूल होती है, इसी का नाम है वोल्ट। वोल्ट तो ये बहुत कॉमन यू टर्म है, आपने बहुत सारी जगह पे देखी भी होगी। अब आपको पता है भाई, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होगा। मान लीजिए अगर आप रेफरेंस ले लें, मतलब आप कहीं पे रेफरेंस लेके किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिख दें, किसी चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी लिख लें इन्फिनिटी पे जीरो मान के कहीं पे, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर लें, आफ्टर एज्यूमिंग रेफरेंस पॉइंट, अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं माने तब तक ये सब नहीं रहेगा आपके पास में। फिर अगर आप देखेंगे, अब जैसे आपके पास में कभी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस गिवन है, तो आप उससे डेल्टा यू कैसे निकाल सकते हैं, उसमें क्यू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको कभी भी किसी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल गिवन है तो आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस से फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आप फिर अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि एक क्यू चार्ज था, वो यहाँ से गया, यहाँ पर 0 वोल्ट था, यहाँ पे कुछ 10 वोल्ट था, ठीक है। इस एक क्यू चार्ज था, वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा गया बताइए फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सही, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ से छोड़ा 0 है, पोटेंशियल कितना होगा क्यू मल्टीप्लाई 10, समझ में आ गया। फाइनल कितना हो गया क्यू मल्टीप्लाई 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी क्यू मल्टीप्लाई 10, समझ में आ गया। तो अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है आपको, तो आप पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, उसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज के साथ। तो अगर आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है और वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हो, तो आप उसे वी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा सिस्टम रहता है कि 4 चार्जेस बना दिए, Q1 Q2 Q3 Q4। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें तो बोले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, और अब पोटेंशियल बोले तो बोले किसी पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, ठीक है। तो पोटेंशियल जी सिस्टम की होती है, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होता है। अब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे पोटेंशियल निकालना होता है वहाँ पे 1 कूलम चार्ज मान लो, अब इससे कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालो, सिर्फ इस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग, तो 1 2 3 और 4, समझ में आ रहा है। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है वहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज मान लो, सिर्फ उस चार्ज से एसिडिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको डिवाइड कर दो 1 कूलम से, तो आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ, पोटेंशियल ड्रॉप इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, कैसे आया था थोड़ा सोचिएगा इस चीज को। अब मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रखा, बताओ किस तरफ जाएगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन को रखा, बताओ किस तरफ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को रखा है, प्रोटॉन को रखा, बताओ किस किस तरफ जाएगा। तो आप बोलेंगे सब पोटेंशियल इस तरफ कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जाएगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जाएगा तो इस तरफ जाएगा। समझ में आ गया। तो आप ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, घटता है, ठीक है, छाप लीजिए। हमने पोटेंशियल की बात कर रही थी, अभी हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन EFI एंड पोटेंशियल। E एंड V के बीच में रिलेशन क्या है आपके पास में, दैट इज रिलेशन बिटवीन E वेक्टर एंड डेल्टा V। अगर आपको याद होगा तो ऐसा रिलेशन हमने निकाला, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl। और इस पे जैसे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तो सवाल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और आप वहां से ये चीज निकाल पाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में, इसको आप ढंग से करके जाइएगा। यहाँ पे आपको EFI इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया होता है, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, मान लीजिए जैसे E कुछ है EXI कैप, EYJ कैप प्लस EZ K कैप। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ है DXI DZ K कैप। तो यहाँ पे जो डेल्टा भी आपके पास में निकल के आया दैट इज माइनस ऑफ EXI कैप EYJ कैप प्लस EZ K कैप डॉट DXI कैप DYJ कैप प्लस DZ K कैप। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करें तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ। क्लियर, ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा पोटेंशियल का। आप इनिशियल एक्स क्वांटिटी इनिशियल कुछ x1 था, फाइनल x2 था, y1 था, फिर y2 बन गया, z1 था, z2 बन गया। समझ में आ रही है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास में
और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भाई, मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट चार्ज है आपके पास में ना, यहाँ पे ऐसे पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से आर दूरी पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ का जो पोटेंशियल है, पॉइंट पी बोल देता हूँ ना इसको, तो पी पॉइंट पोटेंशियल है वो आएगा के क्यू डिवाइड बाई आर, वो हमने इसी एक्सप्रेशन से हमने निकाला था। या फिर आप जैसे हमने पोटेंशियल निकालना सीखा था बेसिक वाले तरीके से कि हम वहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखते थे, वैसे भी आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने किया, अब एक स्फेरिकल शेल है आपके पास में ना, दिस इज स्फेरिकल शेल, हियर इज स्फेरिकल शेल। तो अगर आप स्फेरिकल शेल में देखेंगे तो आर दूरी पे, मान लीजिए इस पे कुछ क्यू चार्ज है, तो आर दूरी पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना है, दैट इज के क्यू बाय आर। ये कौन से वाला केस है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नोट, इसकी रेडियस कुछ आर नोट मान लीजिए। अभी हम स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल लिख रहे हैं और ये कई बार पूछा गया सवाल है आपके पास। तो अगर आप बाहर निकालने, आप जब बाहर देखना है तो आप इसको सेंटर पे कंसीडर मान लीजिए के क्यू बाय आर, और अगर आप अंदर किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सेकंड केस व्हेन आर इज लेस देन आर नोट, तो पोटेंशियल कितना है आपके पास, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर नोट। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो पोटेंशियल रहता है आपके पास में, स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है, किसी पॉइंट पे जाएंगे के क्यू नॉट बाय आर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। उसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है तो ये टर्म जीरो हो गया, तो डेल्टा वी भी आपके पास में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया? तो किसी पॉइंट पी पे अगर आप देखें दैट इज के क्यू बाय आर, और अगर आप इसके अंदर आएंगे दैट विल बी के क्यू बाय आर नॉट। बात समझ में आ गई? तो कैसा ग्राफ बनेगा आपके पास, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस ऐसे डिस्टेंस का, तो कैसा ग्राफ बनेगा, पहले तो अगर आप रेडियस r इज इक्वल टू आर नोट तक देख रहे हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट है आपके पास, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है आपके पास में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये क्या आपके पास कांस्टेंट, और अगर आप आगे देखेंगे तो फिर वो इनवर्स फंक्शन है रेडियस का, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपके पास में पोटेंशियल का स्फेरिकल शेल की वजह से। तो ये वाला पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट रहता है। बाहर पोटेंशियल निकालने के लिए आप स्फेरिकल शेल के चार्ज को सेंटर में मान सकते हैं, और अंदर जो पोटेंशियल आएगा वो हर एक पॉइंट पे सेम आता है, और कितना, दैट इज के क्यू बाय आर। समझ में आ गई? छाप लीजिए। की वजह से पोटेंशियल देख लिया था, बाहर आ दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर, मतलब आप पूरे शेल के चार्ज को सेंटर पे कंसीडर मान सकते हैं, और अंदर आपके पास में के क्यू बाय आर नोट आ रहा था, वो कांस्टेंट है, मतलब जो सरफेस पे आता है वही अंदर आता है, क्योंकि अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं EF, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पे ऐसे सॉलिड स्फीयर बना दिया आपने ने, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में, ऐसे आर है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर आप कोई भी पॉइंट पे ऐसे देखने जाएंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नोट, की रेडियस कुछ आर नोट मान लेते हैं। तो अगर आप बाहर होंगे तो पोटेंशियल वैसे ही लिखेंगे जैसे आप शेल के लिए लिखते थे, सेंटर में मान लेंगे इसको, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर नोट। और अगर आप अंदर जाके लिखेंगे अंदर वाले पॉइंट के लिए, तो पोटेंशियल कितना आएगा आपके पास, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस विल बिकम रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस r², ऐसा आता है आपके पास। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा अजीब है, इन लोगों को याद नहीं रहता, तो आप याद रखिएगा कि एक अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर बाहर पोटेंशियल आया के क्यू बाय स्मॉल आर, बाहर आया के क्यू बाय स्मॉल आर, आर क्या है उसकी दूरी है ना, यहाँ से उस पॉइंट की दूरी होगी। और अगर आप अंदर देखेंगे दैट विल बी रो बाय 6 एप्सिलॉन 3r² माइनस r²। तो इसको अगर आप क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, के क्यू डिवाइड बाय 2r³, दिस इज के क्यू डिवाइड बाय 2r³ 3r² माइनस r², ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आप इस सेंटर में पोटेंशियल देखेंगे, इसके सेंटर में पोटेंशियल, अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, यहाँ पे v वर्सेस r का ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर आप इसमें स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करें, सेंटर में मिल जाएगा आपको, तो ये वैल्यू कितनी है, 3/2, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दिस इज 3/2 के क्यू डिवाइड बाय आर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। और अगर आप बिल्कुल बाहर आके देखें दैट विल बी के क्यू बाय आर, यहाँ पे अगर आप r इज इक्वल टू आर नोट पे चले जाएंगे, यहाँ पे r इज इक्वल टू आर नोट पे, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज के क्यू बाय आर। तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है आपके पास, ऐसा पोटेंशियल का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो पहले आपके सेंटर में जो पोटेंशियल है वो 3/2 के क्यू बाय आर है, इस एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, इससे दिखाई दे, दोनों एक ही बात है, ये रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप रो क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा आपको चेंज होके, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आपके पास बनता है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, कई बार पूछ रहता है कि पोटेंशियल की हेल्प से फिर आपको चेंजिंग पोटेंशियल वगैरह निकालना होता है, तो उसमें जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। देख लीजिए, लीजिए आपके पास में ऐसे एक रिंग गिवन हो ना आपको, और इस पे ऐसे कुछ क्यू चार्ज है, और आपसे पूछे इस वाले ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो निकाल पाएंगे ना। ये दूरी ऐसे कुछ r मान लेते हैं, ये वाली दूरी ऐसे कुछ x मान लेते हैं, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ का पोटेंशियल है के क्यू बाय
के क्यू बाय आर ना, तो हर एक पॉइंट डिस्टेंस कितनी होती है, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन वायरेक्शन का चक्कर नहीं है, ईएफआई की डायरेक्शन हुआ करती थी, पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं है। तो कभी आपके से पोटेंशियल आए निकालना, तो या तो आप उस वाले तरीके से कीजिएगा, दैट इज के क्यू बाय आर करके आप इसको कर लीजिएगा ना, समीशन ऑफ के क्यू बाय आर, ऐसे पोटेंशियल निकाल लीजिएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, दैट इज माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। इन दोनों में से कोई भी तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और यहाँ से भी वो बात दिखाई देती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो ई डॉट डी एल आपके पास पॉजिटिव आएगा, डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये तो बात हुई बच्चों पोटेंशियल की। पोटेंशियल की चर्चा हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें कभी पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। कभी इसका उल्टा अगर आपके पास में हो रहा हो, हमें ई एफ आई निकालना हो तो हम ऐसे करते हैं, ई आता है आपके पास में माइनस डी वी बाई डी आर, ई आर। मतलब अगर आप आर की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं, जैसे आप पोटेंशियल का ड्रॉप देख रहे हैं किसी आर के अलोंग, तो ऐसा दिखाई देगा। अब इसको आप ई नेट को ऐसे लिख सकते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ऐसा एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। कभी भी आपको गिवन हो किसी फॉर्म में तो आप ई एफ आई ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे आप पोटेंशियल का ड्रॉप, ये आप बात समझिए, अगर आप ये जो डीवी है आपके पास में वो आर की डायरेक्शन में है तो आप डीवी बाई डी आर कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए दैट इज मतलब dx की रिस्पेक्ट में dx रेंज चलेंगे तो कितना ड्रॉप आ रहा है, वो ये है, वो ये है, ये है, कर पाएंगे ऐसे। इसमें सिंपल सवाल रहता है, ऐसा कुछ भी फंक्शन बन जाएगा आपके पास माइनस के एक्स क्यूब वाई जेड, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, दीज आर द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसमें ई एफ आई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो अगर आप एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये सेम का सेम रह जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आप x की रिस्पेक्ट में करें तो बाकी सब टर्म्स आपके पास में कांस्टेंट है। ये आई कैप आ गया, इसको y की रिस्पेक्ट में करें दैट इज माइनस के एक्स क्यूब जेड जे कैप, और अगर आप z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म बन जाएगी, प्लस प्लस आएगा ना, माइनस तक आगे लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा के एक्स क्यूब वाई के कैप, इस तरीके का। और नेट अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये से 0 वोल्ट है। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, तो आप बोलेंगे सर हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल की तरफ, इस तरफ होगा। अगर हम इसकी वैल्यू जानना चाहें कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये वाला गैप कुछ आपके पास में d है, तो हम क्या लिखेंगे, ई कितना है, दैट इज डी वी बाई डी आर, दैट इज 10 डिवाइड बाई डी वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। समझ में आ गया। पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये बात ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपसे पूछ ले ए पॉइंट वैसे बोल दिया, तो अगर मुझसे पूछे फाइंड नेट ई एफ आई अलोंग ए, ई नेट एट ए, तो वो हम नहीं बता सकते, बिकॉज हमें सिर्फ इसके अलोंग का ड्रॉप पता है, वाई में और जेड में कैसा ड्रॉप है वो हमें पता नहीं है। जब तक हमें हर एक डायरेक्शन का ड्रॉप नहीं पता होगा तब तक हम नेट ई एफ आई नहीं बता सकते। हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन का ड्रॉप पता है तो हम ये बता सकते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर ई एफ आई कितना है। तो अगर आपसे पूछे ई एक्स कितना है, तो ई एक्स आएगा net is not कैन नॉट फाइंड, यहाँ पे दिस इज कैन नॉट फाइंड, आप फाइंड नहीं कर सकते। और अगर आप EX देखेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। समझ में आ रही है बस, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक आपको जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो एक्स के अलोंग भी ड्रॉप, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, तीनों के अलोंग चाहिए ना, तब जाके आप नेट बता पाएंगे। तो जब तक आपको तीनों के अलोंग नहीं पता होगा तब आप नेट नहीं बता सकते, स्पेसिफिक डायरेक्शन का ही बता सकते हैं। तो ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पास में डायरेक्ट सवाल आ जाता है मैथमेटिकली, तो आप इसको ढंग से देखिएगा। इसके अलावा कई बार है ना आपके पास में जो पोटेंशियल से EFI निकालने का सवाल हो इस तरीके का आ जाता है कि ऐसे करे, कुछ स्लोप्स आपको गिवन होगा, हमने क्लास नोट्स में ऐसा किया भी था, अगर आपको याद हो, ऐसे करे कुछ ऐसे बना दिया, फिर आपसे ऐसे करे कुछ बना देते हैं ना, फिर आपसे बोले आप बताइए इससे कॉरस्पॉन्डिंग EFI का ग्राफ कैसा बनेगा। ये क्या है, दिस इज V वर्सेस R, V वर्सेस R का ग्राफ है। तो आपको पता है कि जो E और V में रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आपके पास में है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। तो ये dV बाई डी आर तो स्लोप हो गया, तो स्लोप से आप कंक्लूड करेंगे। तो अगर मान लीजिए इसका स्लोप कुछ आपके पास में ये वाली वैल्यू कुछ 5 मान लेता हूँ और ये वाली कुछ 10 मान लेता हूँ, दिस इज 10 हो गया, ये कुछ ऐसे 15 हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे 20 हो गया, इस तरीके से बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू कुछ 20 मान लीजिए। तो आप स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप है हाफ आपके पास में ना, इसका स्लोप कितना है, हाफ है। तो स्लोप हाफ है तो माइनस करना पड़ेगा, स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा ये यहाँ पे, दैट इज माइनस दिस इज 2, सॉरी
स्लोप है वो आपके पास में 2 है ना, स्लोप इज परपेंडिकुलर बेस, तो ये 2 हो गया आपके पास, तो -2 करना पड़ेगा बिकॉज ई होता है -dv/dy। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप 0 है तो EFI 0 रहेगा यहाँ पे ऐसे। फिर अगर आप इस वाले रीजन में देखेंगे तो ये 5 है, ये 10 है, तो अगेन आपके पास में -2 ऐसे चला जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आपके पास में ऐसे 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ वैल्यू 30 मान लीजिए आप, या फिर 40 मान लीजिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप 40 मानेंगे तो ये गैप आ गया 20 का, ये आ गया 20, तो स्लोप आ गया 1 आ गया ना, इसका स्लोप जो है वो 1 है और वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ करके ऐसे 1 बन जाएगा। तो कई बार ऐसा आ सकता है आपके पास में ग्राफ देके आपसे आगे की बात कर ले कि आप इसका, ये तो V वर्सेस R का ग्राफ था, इससे आपको E वर्सेस R का ग्राफ बनाने को ये बोल सकते हैं। तो ये हमने नोट्स में किया है, आप वहाँ से एक बार देख के इसे समझ सकते हैं इस बात को। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जिन सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो जैसे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए ना, ये ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास कुछ ऐसा, इसका मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, सेम रहेगी, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ये इमेजनरी भी हो सकता है आपके पास में कि क्यू चार्ज के सराउंडिंग में आपने R रेडियस का इमेजनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है आपके पास में वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आपके पास दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होता है यार? अगर मान लीजिए वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, अगर इसका रीजन याद है क्या आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा भी होता है -E/dl। तो अगर जब आप इसके अराउंड मूव कर रहे होंगे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे थीटा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री हो गया चेंज इन पोटेंशियल कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या रहता है आपके पास, परपेंडिकुलर रहता है। फिर आप ये बोल सकते हैं कि कभी मान जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है नहीं आपके पास में, इसे कुछ पोटेंशियल V1 है, V2 है और V3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे कुछ, ये है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, तो आपको दिखेगा हाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर ऐसा होता है 30, 20, 10, तो फिर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो आपको ऐसे कई सवाल हमने देखे थे, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो, जहाँ पे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको गिवन थे और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। एक तो इसी तरीके का एंगल वाला सवाल था, समझ में आ गई ये बात? ठीक है। इसके अलावा जैसे एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ऐसे पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे आपके पास, क्योंकि r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका पोटेंशियल KQ/R ही होगा आपके पास। तो एक पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो आपके पास में स्फेरिकल बनते हैं। अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते? अगर मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल है और ये इक्विपोटेंशियल, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर गए तो इसकी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा, इस वजह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में बेसिक आइडिया हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद जैसे कई बार एक सवाल ऐसे रहता है कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और ऐसा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया ऐसे ऐसे, और बोलते हैं जिसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस वाले पॉइंट पे यार ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या है? अगर इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकता ना, अगर इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ई नेट कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस टच कर गए, मतलब यहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, तो काटने के बाद तो दिक्कत ही हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा ही नहीं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। अगर ई 0 होगा फिर ये बात सही हो सकती है। तो अगर कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएं तो वहाँ पे फिर पोटेंशियल क्या, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, नहीं तो कभी भी इंटरसेक्ट कर सकते नहीं। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात थी। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके पास में, अगर मैं ये बोलूँ इफ एट एनी पॉइंट ई 0 है आपके पास में, किसी पॉइंट पे ई 0 है, तो क्या v भी 0 होगा क्या? देन v इज इक्वल टू 0, ये केस मस्ट, देन v शुड ऑल्सो बी 0, शुड ऑल्सो बी 0। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट, ये आपके पास में फॉल्स स्टेटमेंट है। केस बताइए इसका। सिमिलरली फिर एक और स्टेटमेंट कर लेते हैं, इफ एट एनी पॉइंट v इज इक्वल टू 0 देन e शुड ऑल्सो बी 0। ये वाला स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी फॉल्स है। दोनों केसेस बताइए मुझे, कौन कौन से केस हैं जिसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं। मतलब हो भी सकता है ऐसा, पर हमेशा सही है या नहीं
ये आपको बताना है। और अगर आप है ऐसा कोई केस जहाँ पे नहीं वैलिड है तो वो केस भी आप मुझे बताइए। हाँ भाई, तो हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे Q है और एक यहाँ पे Q है, तो इनको लाइन ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर वाला पॉइंट जो है, जो मिड पॉइंट है, यहाँ से भी दूरी L, यहाँ से भी दूरी L, तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखें तो E की वैल्यू 0 है पर V की वैल्यू आपके पास नॉन जीरो है। कैलकुलेट करिए ना, यहाँ पे KQ/L, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से भी KQ/L, नेट आ जाएगा 2KQ/L। सिमिलरली आपको V0 करना है, तो एक को प्लस Q रखिए, एक को माइनस Q रखिए। अगेन आप मिड पॉइंट पे चाहिए तो यह दूरी कुछ L होगी और यह दूरी कुछ L होगी। तो अगर आप बात करेंगे पॉइंट O पे, तो पॉइंट O पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। P नाम देता हूँ इसका। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए P पे 0 नहीं है, दैट इज नॉन जीरो, बिकॉज ये इधर रिपेल कर रहा है, वो भी इधर अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे E की वैल्यू 0 हो तो V की वैल्यू ना 0 हो, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। फिर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, उससे अच्छे सवाल देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले आप डेफिनेशन बताइए, किसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं? याद आपको जितनी चीज़ें याद है आप सब याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जितनी चीज़ें आपके दिमाग में सब आप एक बोल दीजिए। तो हम बोलते हैं कि जब आपके पास में माइनस Q और प्लस Q, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, को अगर आप बहुत ही पास रखते हैं d डिस्टेंस पे, तो इस पेयर को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। इस पेयर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसको ऐसे लिखा जाता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होती है? डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? फिर हमने इस तरह के सवाल किए थे, यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे ऐसे प्लस Q है, यहाँ पे ऐसे प्लस Q है, तो बताइए इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, नेट पी नेट कुछ इस तरफ आ जाएगा आपके पास। तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को इस एक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ है, डाइपोल हमने खुद एक टर्म बनाई है। वो इसलिए बनाई है बिकॉज फिजिक्स में बहुत सारी जगह हमें डाइपोल देखने को मिलते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन बार बार करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए अगर हम इसे अलग से पढ़ दें तो हम कैलकुलेशन हमारे लिए आसान बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ सवाल हमने किए थे डाइपोल मोमेंट निकालने के। और एक ये वाला सवाल हमने किया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे से पॉजिटिव चार्ज है, इस पे -Q है, इस पे +Q है, तो ऐसे पूछो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है। तो ये अच्छा सवाल था। इसका जो जवाब निकल के आता है दैट इज, ये सोल्व किया था क्या आपने? ये वाला इसका आता है 2r/π × Q, ऐसा आता है। सेंटर पे आपने +Q रखा हुआ, यहाँ -Q रखा हुआ, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा आता है आपके पास। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ एक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, और नेगेटिव ऊपर ऐसे ऐसा डाइपोल, साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसा, इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, फिर हमने ये देखा था कि यार एक डाइपोल की वजह से EFI कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो हमने बोला दो पोजीशन होती है आपके पास में। अगर यहाँ पे ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग दो पोजीशन है, ये तो एक्सियल पोजीशन है और ये वाली यहाँ पे आपके पास में इक्वेटोरियल पोजीशन है। दिस इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो अगर आप इस एक्सियल पोजीशन पे देखेंगे, इस पॉइंट का नाम कुछ A है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे EFI आता है वो आता है 2kp/r³, 2kp/r³। अगर आप यहाँ से R डिस्टेंस पे देखें, ये फायदा 2kp/r³। मैंने बताया था एक्सियल पोजीशन ऐसे देखिए, दो हाथ हैं, 2kp/r³। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो भी एक्सियल पोजीशन का पॉइंट होगा, तो वहाँ पे भी EFI कितना आएगा आपके पास? 2kp/r³। डायरेक्शन एक्सियल में कोई भी पॉइंट पे हो वो आपके पास में इसी तरफ रहता है। समझ में आ गया? मतलब जिस डायरेक्शन में डाइपोल है उसी डायरेक्शन में रहेगा आपके पास। अब आप देखिए, अगर आप बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EFI आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, और कितना आता है बच्चों? kp/r³। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज kp/r³। R क्या है? R इसकी डिस्टेंस बता रहा है। तो दो स्टैंडर्ड पोजीशन है आपके पास में, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल पे EFI था दैट इज 2kp/r³, इक्वेटोरियल पे था kp/r³। एक्सियल पे जो डायरेक्शन थी EFI की वो डाइपोल की डायरेक्शन में था, इक्वेटोरियल पे डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम पोटेंशियल की बात करते हैं। डाइपोल की वजह से हमने पोटेंशियल कैसे लिखा था, एक बार आप खुद याद करके देखिए, क्या आपको याद है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना कितना था आपके पास? तो हम ऐसे बोलते थे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसे एक डाइपोल है,
क्लियर। तो इसकी वजह से अगर आप पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं तो जो आपके पास में एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल आता है बच्चों, जैसे एक्सियल पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो वो आता है Kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो कैसे देखेंगे? अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बनाए तो ऐसे ही बनाएंगे, बिकॉज नेगेटिव यहाँ पे होगा पॉजिटिव यहाँ पे होगा, बिकॉज डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो आप पॉजिटिव के पास आते हैं पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन होती है क्या? पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल देखें दैट इज Kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब नहीं आएगा, Kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज आप नेगेटिव चार्ज के पास है। तो ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना आता है Kp बाय आर स्क्वायर। साइन के लिए आप ये देखिए आप कौन से चार्ज के पास है, पॉजिटिव के पास है या नेगेटिव के पास है। ऐसे डिटो सवाल जेईई में आया हुआ है आपके पास। अच्छा यहाँ पे अगर आप इक्विटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल देखेंगे तो जीरो आता है। इक्विटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना आता है? जीरो। तो ये पोटेंशियल की बात चल रही है आपके पास, और ये सब EFI की बात थी आपके पास। समझ में आ गई ये बात? तो ये तो आपके पास दो स्टैंडर्ड पोजीशन पे निकाला है हमने, एक्सियल और इक्विटोरियल पे। अब मान लीजिए कभी कोई आर्बिट्री पोजीशन पे निकालना हो तब हम कैसे करते हैं, आइए थोड़ा उसको देख लेते हैं। पोजीशन जो एक्सियल और इक्विटोरियल है उस पे हम EFI और पोटेंशियल निकाल चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डाइपोल रखा हुआ है और हमसे ऐसे कुछ आर्बिट्री पोजीशन की बात हो रही है ना, ये वाला ऐसे आर्बिट्री पोजीशन है थीटा एंगल के ऊपर। अगर आपसे इस पे पूछ रहे हैं कि बताइए इस पे EFI कैसे कितना होगा, तो कैसे करते थे आप मुझे करके बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे कंपोनेंट हो जाए P cos थीटा और इधर एक कंपोनेंट हो जाए P sin थीटा। अब देखिए P cos थीटा के लिए कैसी पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन है, तो इसकी वजह से जो EFI आएगा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो की डायरेक्शन रहती है वो डाइपोल की डायरेक्शन रहती है, तो इसके लिए एक्सियल पोजीशन, इसकी वजह से आएगा 2Kp cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। और इस वाले डाइपोल के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए इक्विटोरियल पोजीशन है, और इक्विटोरियल पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो इस तरफ आएगा आपके पास दैट इज Kp sin थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। अब आप इन दोनों जो रिजल्टेंट होगा वो नेट EFI होगा। तो ये तो आपके पास में था EFI एट आर्बिट्रेरी पोजीशन, आर्बिट्रेरी पोजीशन। अब अगर आपने सेम बात करें पोटेंशियल के लिए तो कैसे निकालेंगे? V एट आर्बिट्रेरी पोजीशन अगर आपने देखें तो कैसे करेंगे? हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपके पास में एक डाइपोल है, ठीक है जी, यहाँ पे थीटा एंगल पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ये वाला एंगल थीटा है। करके बताइए क्या पोटेंशियल आएगा आपके पास O पॉइंट के ऊपर। तो अगेन हम बोलेंगे ऐसे कंपोनेंट तोड़ लो तो यहाँ पे बनेगा P cos थीटा, इधर बनेगा P sin थीटा। देखिए अब एक्सियल की पोजीशन पे जो पोटेंशियल आता है जो Kp बाय आर स्क्वायर, तो इसके लिए एक्सियल है, इसके लिए इक्विटोरियल है, तो कितना आएगा? इट इज Kp cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा बिकॉज इसके लिए इक्विटोरियल पोजीशन है, इक्विटोरियल पोजीशन में जीरो होता है। साइन देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी डाइपोल ऐसा है तो इसके पास है तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा डायरेक्शन पोटेंशियल की नहीं होती तो आपको डायरेक्शन दिखाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक बात थी डाइपोल के बारे में, एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन पे EFI वगैरह निकालना वो सब इंपॉर्टेंट था। फिर इसके अलावा अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, अगर आप कभी भी एक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखिएगा, तो आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है दैट इज माइनस ऑफ P डॉट ई, और टॉर्क जो आता है आपके पास में दैट इज P क्रॉस C। ये कब है? व्हेन E इज यूनिफॉर्म, व्हेन E इज यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे आप तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का एक्सप्रेशन ये रहता है आपके पास में, और ये कई बार पूछ लेता है। डाइपोल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कई सवालों में प्रीवियस ईयर में ये चीज़ दिखाई दी होगी। फिर तो आप पूरे में एक EFI एट एक्सियल पोजीशन कितना है 2Kp बाय आर क्यूब, EFI एट इक्विटोरियल पोजीशन दैट इज Kp बाय आर क्यूब। डायरेक्शन एक्सियल पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इक्विटोरियल पे डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे Kp बाय आर स्क्वायर, इक्विटोरियल पे जीरो। साइन कैसे देखेंगे? वहाँ पे जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास में है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के पास में तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दैट इज माइनस ऑफ P डॉट ई, टॉर्क का एक्सप्रेशन दैट इज P क्रॉस C। तो ये इतना डाइपोल का पार्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ढंग से देख के जाइएगा। अभी हम कंडक्टर पे चलते हैं। कंडक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा टफ भी रहता है। तो अगर आप धर्म वर्म सही ढंग से आपने पढ़े हैं, नोट्स आप में तो जितनी बार भी आप नोट्स आप बार बार पढ़ दीजिए ना, जब तक आपको कंडक्टर समझ में आए नोट्स बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। जैसे आप नोट्स पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे कंडक्टर आपको क्लियर हो जाएगा।
कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप बार बार नोट्स पढ़िए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। कंडक्टर में अगर आप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ थी, कुछ धर्म हमने देखे थे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक तो ये था दैट इज EFI inside meat of conductor, inside meat of conductor is 0, inside meat of conductor is 0। अगर आप कभी भी किसी भी मेटल को या फिर किसी भी कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या होता है कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इंडक्शन की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर एक्सटर्नल ई है, इधर ई इंड्यूस है। जब तक ये ई इंड्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्ज मूव करता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए अभी भी ई नेट जीरो नहीं हुआ तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, नेगेटिव भी चार्ज मूव करेगा, और जैसे चार्ज मूव करेगा वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए कि अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जैसे ई इंडक्शन की इसकी वैल्यू कुछ मान 20 है, इसकी वैल्यू अभी कुछ 10 ही हुई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, नेगेटिव इधर भागेगा। जैसे ये चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे तो इंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फिर कुछ 12 हो जाएगी, फिर भी कम। तो ऐसे जब तक चार्ज मूव होता रहेगा तब तक, मतलब जब तक चार्ज मूव होता रहेगा तब तक इसका EFI अंदर जीरो ना बन जाए। ये चार्ज मूव होने का कारण ही ये है बिकॉज इसको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अंदर ई नेट जीरो हो जाएगा, तभी जाके चार्ज का मूवमेंट आपके पास रुकेगा। तो अगर आप बात करेंगे स्टडी स्टेट के अंदर, बिकॉज इनिशियली जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, बिकॉज चार्ज को इंड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो स्टडी स्टेट में आ जाएगा, उसके बाद में मीट में EFI कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसको ये सेटल डाउन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये काम हो जाता है। तो पहली बात तो ये थी कि कंडक्टर की मीट में EFI जीरो होता है। मीट समझते हैं ना, जहाँ पे मटेरियल है। सेकंड बात अगर आप देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कंडक्टर इज ए इक्विपोटेंशियल बॉडी। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। इक्विपोटेंशियल बॉडी, इक्विपोटेंशियल बॉडी का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे एक बॉडी है आपके पास में ना, यहाँ पे ऐसे बॉडी है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब ये कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो वो सेम आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप मान लीजिए मीट से चल के आप एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, मीट के थ्रू एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, और जब मीट वाले रास्ते से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो डेल्टा वी का एक्सप्रेशन अगर मैं ऐसे लिखूँ E.dl, तो ई की वैल्यू तो जीरो आएगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मीट में EFI जीरो होता है। तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है आपके पास, जीरो आता है। बात समझ में आ गई? बिकॉज मीट में EFI जीरो है तो आप मीट के थ्रू कोई भी पॉइंट पर जा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी पॉइंट पर जाएंगे तो आपके पास में EFI जो निकल के आएगा वो जीरो है मीट के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। थर्ड चीज़ की अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे EFI इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डेफिनेशन ये होती है कि उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होती है। तो कभी मान लीजिए ऐसा कोई भी आपके पास में कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे है वो ऐसी होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी होगी और यहाँ पे कुछ ऐसी होगी। ऐसा सवाल JEE एडवांस में एक बार आया था, उसने कंडक्टर दिखा के पूछा था कि फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कभी भी कोई फील्ड लाइन मीट को पास नहीं कर सकती। नो फील्ड लाइन कैन क्रॉस मीट ऑफ कंडक्टर। मतलब मीट ऑफ कंडक्टर में कभी कोई फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपको पता है यार, जो मीट मटेरियल है वहां पे तो EFI ही नहीं है, और अगर वहां पे फील्ड लाइन होगी तो क्या होगा, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई हमें ये पता है जो मीट ऑफ कंडक्टर है वहां पे EFI नहीं है, और अगर मीट ऑफ कंडक्टर में EFI नहीं है और आपने वहां फील्ड लाइन भेजी तो इसका मतलब ये यार वहां पे EFI आ गया, तो बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना। तो कभी मीट ऑफ कंडक्टर रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मीट ऑफ कंडक्टर, इसमें कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, फील्ड लाइन यहीं से शुरू होगी, इसके मीट में कभी कोई फील्ड लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। आइए अब इसके बाद में शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बात और थी कि मान लीजिए आप कंडक्टर को कभी भी चार्ज देंगे, जैसे एक कंडक्टर है, इसको अगर आप चार्ज देंगे, चार्ज हमेशा कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। चार्ज कभी मीट में रह सकता नहीं है। इसका रीजन ही मैंने आपको बताया था, बिकॉज अगर मीट में रह जाएगा तो अगर आप वहाँ पे गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मीट में होता, यहाँ पे आप ऐसे गॉसियन सरफेस चूज करते तो आप देखेंगे E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब ई की वैल्यू तो जीरो है, बिकॉज मीट में हर एक पॉइंट पे जीरो आता है, तो क्यू इन साइड पे कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो जब हम चार्ज देते हैं, चार्ज हमेशा कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है। चार्ज ऑलवेज लाई ऑन सरफेस, मीट में नहीं रह सकता, सरफेस ऑफ कंडक्टर। वो इनर सरफेस भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, पर वो मीट में कभी भी रहेगा नहीं। फिर इसके बाद में बच्चों हमने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट की, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या था, शील्डिंग इफेक्ट आप मुझे बताइए। शील्डिंग इफेक्ट में क्या था, मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर यहाँ पे ऐसे कैविटी है आपके पास में, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कैविटी है, और कैविटी में अगर आपके पास में कोई भी चार्ज नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, अंदर EFI जीरो आएगा। अगर कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है तो EFI इनसाइड द कैविटी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, चाहे बाहर कुछ भी करते रहिए। समझ में आ गया बात, क्या था, इफ देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज की बात हो रही है, ऐसा नहीं सर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है नेट चार्ज जीरो, नहीं, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी देन EFI will be zero इन कैविटी। फिर चाहे बाहर कुछ भी करते रहिए, कभी भी कैविटी के अंदर आपके पास में EFI नहीं आएगा। इसी को शील्डिंग, शील्ड मतलब क्या होता है, शील्ड कर रहा है, किसी को बचा रखा है, तो अंदर जो भी चीज होगी आपके पास उसके ऊपर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, चाहे आप बाहर कुछ भी करते रहिए। तो जो भी सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उसको हम इसी की हेल्प से मतलब बचाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। फिर हमने इस तरीके से सवाल किए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। हमने बोला था कि यहाँ पे एक शेल है, दिस इज कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल, और यहाँ पे हम ऐसे चार्ज रख देते हैं, यहाँ पे ऐसे क्यों चार्ज रख देते हैं, और ये न्यूट्रल है ना, शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दिस कंडक्टिंग शेल इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट है O पॉइंट, तो अगर मैं पूछूं नेट EFI एट पॉइंट O कितना होगा, बताइए, नेट EFI एट पॉइंट O, नेट EFI एट पॉइंट O, तो वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार हम ये जानते हैं कि भी कैविटी मतलब आपके पास में शेल है, वो भी तो कैविटी है ना, एक बड़े स्फीयर में से थोड़ा छोटा स्फीयर काट लिया तो वो भी अंदर कैविटी बन गया, उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो ई नेट जो आपके पास में आएगा नेट EFI वो कितना आएगा, जीरो आएगा। पर इस क्यू चार्ज को देखिए कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं EFI एट पॉइंट O ड्यू टू Q, इस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं पूछूं तो EFI जीरो होगा क्या, नहीं होगा भाई, इंडिविजुअल की वजह से आ सकता है, नेट जीरो आना चाहिए, तो इस क्यू की वजह से तो ऑब्वियसली आएगा, दैट इज KQ डिवाइड बाय R²। तो यार आपको दिखाई दे रहा है कि इस क्यू की वजह से EFI कुछ इस तरफ आ रहा है, तो क्या करेगा, ये जो इंड्यूस चार्ज है इसकी वजह से EFI किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, दिस इज E इंड्यूस, दिस इज E ड्यू टू Q, समझ में आ रहा है। तो E इंड्यूस कितना आएगा, E एट O ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस KQ डिवाइड बाय R², जिसकी डायरेक्शन इस तरफ थी तो इसकी इस तरफ थी। तो कुल मिला के कंडक्टर कुछ भी करेगा पर अपने धर्म की पालना करेगा, जो इसके धर्म है वो उनको फॉलो उसे करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर देख नोट डाउन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही छाप लीजिए, वर्ड कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं इस वजह से अपने आप निकल जाता है, आपको सिर्फ देखना है और कुछ लगे तो आप छाप लीजिएगा। मेरे हिसाब से सब नोट्स की ही बातें हैं, तो आपको छापने की जरूरत नहीं है, सब देखते रहिए खाली, ठीक है। जो हमने EFI वाला सवाल किया था वो पोटेंशियल में और बेहतर बन जाता है। मान लीजिए आपके पास में ऐसे एक शेल है और इस पे कुछ चार्ज नहीं है ना, यहाँ पे आपने ऐसे क्यू चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया कि इस O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इस क्यू चार्ज को देखते हुए इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप इस O पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे तो क्या लिखेंगे, V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन तो लगाना है। इससे पहले भी हमने यही तो किया था, हमने ये बोला था इससे पहले वाले में, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें ये किया था कि जो नेट EFI है वो दोनों का सम है, Q की वजह से और इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस Q चार्ज की वजह से कितना आएगा आपके पास, दैट इज KQ डिवाइड बाय स्मॉल r, अगर इसकी वजह से सेपरेशन r है, और इंड्यूस चार्ज की वजह से कुछ आएगा ही नहीं, बिकॉज हर एक चार्ज की दूरी मतलब यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो उसकी भी दूरी r है, पॉजिटिव चार्ज की भी दूरी r है, तो नेट चार्ज अगर आप देखें तो जीरो बन जाएगा। तो V एट O अगर आप निकाल के देखें इट विल बिकम KQ बाय स्मॉल r, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए इस P पॉइंट पे, अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कुछ P पॉइंट है और इसकी दूरी इससे कुछ R1 है। अब आपसे पूछा गया बताइए P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, VP पूछा, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तब हम क्या बोलेंगे, करके बताइए P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। तो हम बोलेंगे यार P पॉइंट पे पोटेंशियल वैसे नहीं निकाल सकते, इसकी वजह से निकाल लूंगा चलो KQ बाय R1, पर इंड्यूस चार्ज की वजह से नहीं कर पाऊंगा ना, मैं वापिस अगर ऐसे करूँ V
ड्यू टू क्यू प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो दिक्कत क्या होगा, इसको तो मैं लिख दूंगा दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर वन, पर इसको ये हमें पता नहीं भाई, ये नहीं निकाल सकते बिकॉज अब की बार हर एक चार्ज से डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो गया। पहले सेंटर पे थे तो हर एक चार्ज से दूरी आर थी तो दिक्कत नहीं थी, तो अब इस वाले मेथड से नहीं जा सकते, अब दूसरे मेथड से जाते हैं। हमें ये पता है कि भाई आपको अंदर जो शेल के अंदर जो EFI है वो जीरो है, तो अगर आप देखेंगे तो आप ये बोलेंगे भाई डेल्टा वी होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी, और अंदर अगर आप देखेंगे EFI तो वही टर्म जीरो है, इसका मतलब जो पी पॉइंट पोटेंशियल है वही सेंटर पोटेंशियल होगा। सेंटर पोटेंशियल पता है के क्यू बाय आर, तो आप क्या लिखेंगे आंसर हुआ के क्यू बाय आर वी एट पी पॉइंट की अगर आप बात करें तो। फिर आपसे ये पूछ सकता है इस पी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना है, तो आप ये बोल सकते वी एट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो कैसे करेंगे यार, नेट ये है दैट विल बिकम के क्यू बाय आर वन माइनस के क्यू, नहीं के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, ऐसे कर सकते हैं। हमने ये वाला यूज किया यार, हमें अब पी पता लग गया, पी पॉइंट के क्यू बाय आर, तो ये इधर माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, समझ में आ गई ये बात। तो आप देख लीजिए कंडक्टर में सोच समझ के चलना पड़ता है, आपको सब चीजें देखनी पड़ती है, क्या क्या आपको पता है उनका यूज करके आप सवाल को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, छाप लीजिए। हमने इसके बाद में बात की थी कंडक्टिंग शेल्स के बारे में। तो कंडक्टिंग शेल्स कैसे रहती है, ऐसे जैसे शेल बना दी ना आपने, अपने एक ही सवाल करते हैं सब कुछ कर देंगे ना, तो कैसे शेल बना लेते हैं। इस पर 3 पीसेज है आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए आपको गिवन है कि सेंटर पे चार्ज कुछ Q है, इस पे टोटल चार्ज कुछ 2Q है, इस पे कुछ 4Q है और इस पे कुछ मान लीजिए 5Q है। सबसे पहले आपसे बोला है कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको Q लिख देते हैं, कैपिटल Q। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि यार जो आपके पास में यहाँ पे अगर आप गोशियन सरफेस बनाएंगे इस शेल के मीट में, तो उसके अंदर Q इनसाइड 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे Q है तो बच्चों यहाँ पे कितना है -Q आएगा। अभी शेल की स्पेस से -Q आ गया, टोटल है 2Q, तो यहाँ पे कितना आएगा 3Q आएगा, क्लियर। अब देखिए अच्छा 3Q आ गया, अब देखिए इस वाले शेल की गोशियन सरफेस बनाएंगे तो इसके अंदर भी Q इनसाइड 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे टोटल है 3Q, तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा -3Q, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 7Q आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 7Q आ गया, अब इसके भी Q अंदर Q इनसाइड 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे टोटल है 4 6 एक 7Q, तो यहाँ पे कितना आएगा -7Q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12Q आ जाएगा। तो ये तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उसमें बस हम एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि शेल के अंदर जो Q इनसाइड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। उसका रीज़न मैंने बताया था कि अगर आप इस शेल के मीट में गोशियन सरफेस कंसीडर करें तो उसके अंदर Q इनसाइड 0 होना चाहिए। अब आप देखिए अगर हमें EFI निकालना हो, EFI निकालना है, जैसे इस वाले पॉइंट पे EFI निकालना है, B पे निकालना है और C पे निकालना है, तो अगर हम EFI निकालेंगे A पॉइंट पे, सबकी डिस्टेंस जैसे A पॉइंट की डिस्टेंस RA मान लीजिएगा, B की RB और C की RC, तो अगर आप देखेंगे A के तो आप सब शेल के बाहर है, सब शेल के क्या है बाहर है, और सब शेल के बाहर है, सब शेल का चार्ज कहाँ पे मान सकते हैं, सेंटर मान सकते हैं, तो सबका चार्ज सेंटर पे मान लो, टोटल कितना हो गया 5 4 9 11 और एक 12, तो आप क्या लिखेंगे दैट इज K 12Q डिवाइड बाय RA का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस B वाले पे जाएंगे तो B वाले पे अगर आप जा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे EFI निकालना, देखिए आप इस वाले शेल के अंदर हैं और इस शेल के जब आप शेल के अंदर होते हैं तो वहाँ पे EFI नहीं है, तो इस शेल की वजह से यहाँ पे EFI नहीं आएगा, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, अंतर वालों की वजह से आएगा, और इनकी वजह से कितना आएगा 4Q 2Q और ये टोटल कितना है 7Q, तो आप क्या लिखेंगे K 7Q डिवाइड बाय RB स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे C पॉइंट पे चलेंगे, अब आप देखिए आप इस शेल के भी अंदर है, इस शेल के भी अंदर है, और जैसे ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब आप ये चीज़ तो याद है ना भी शेल पे जब चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी वजह से अंदर EFI नहीं आता। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर रहे हैं, हर एक शेल की वजह से निकाल रहे हैं, तो इस शेल की वजह से 0, इस शेल की वजह से 0, इसके बाहर है तो इन दोनों की वजह से आएगा। टोटल चार्ज कितना आएगा, इस पे सबको सेंटर पे डालेंगे तो कितना आएगा टोटल, दैट इज K 2Q और Q 3Q, दैट इज 3Q डिवाइड बाय RC का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक पॉइंट और होता आपके पास में D पॉइंट, तो D पॉइंट में अगर आप देखें तो इस शेल और इस शेल, इन तीनों शेल की वजह से 0 आएगा, सिर्फ इस Q की वजह से आएगा, दैट इज E एट पॉइंट D, इट विल बी KQ डिवाइड बाय RD का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर आप पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम पोटेंशियल लिख देते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे इस A पॉइंट पे, तो आप देखिए आप सभी शेल के बाहर है, जब आप सभी शेल के बाहर होते हैं तो पोटेंशियल आता है आपके पास, सबको सेंटर पे डाल दो तो कितना है आपके पास K 12Q डिवाइड बाय RA। अगर आप बच्चों B वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने जाएंगे, B वाले पॉइंट पे, तो इस शेल के क्या है अंदर है, जब आप किसी शेल के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे एक शेल है, इस पे चार्ज कुछ Q है, इस अंदर वाले पॉइंट पे मैं पूछूं R नोट रेडियस है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, तो कितना था आपका, दैट इज KQ डिवाइड बाय R नोट। तो इस वाले शेल की वजह से कितना आएगा, बाहर वाली शेल की वजह से, दैट इज K 5Q डिवाइड बाय, इसकी रेडियस कुछ मान लेता हूँ, ये कुछ R है,
ये कुछ 2r है और ये कुछ 3r है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3r का स्क्वायर, सॉरी 3r स्क्वायर नहीं इतना। तो ये तो आ गया इस वाले शेल की वजह से। तो जब शेल के अंदर है तो इसकी वजह से हो जाएगा KQ/R0। अब इन सब के बाहर है तो इन सबको सेंटर पे डाल दो, तो कितना हो गया 4, 6 और 7, दैट इज प्लस K7Q डिवाइड बाय RP। समझ में आ गया। अब सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सी पॉइंट पे, तो अब कौन कौन से शेल के अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसकी वजह से कितना बनेगा K5Q डिवाइड बाय 3R, क्योंकि इसके अंदर है तो जो इसके सरफेस से पोटेंशियल होगा, इस शेल की वजह से बता रहा हूँ सिर्फ, इस शेल की वजह से जो सरफेस से पोटेंशियल आएगा वही अंदर आएगा, प्लस इसके भी अंदर है तो इस पे कितने K4Q डिवाइड बाय 2R। और अब यहाँ पे देख रहे हैं तो आप इन इस चार्ज इस शेल के बाहर है तो इनको सेंटर पे डाल दीजिए आप, तो कितना दैट इज K3Q डिवाइड बाय RC। अगर आप डी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो आप देखिए तीनों शेल के अंदर है, पहले तीनों शेल के लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से आएगा, बाहर वाले की वजह से, इसके अंदर वाले की वजह से आएगा K4Q डिवाइड बाय 2R प्लस K2Q डिवाइड बाय R, और इस वाले चार्ज की वजह से आएगा दैट इज KQ डिवाइड बाय RT। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही ढंग से लगाना जानते हैं तो आप EFI और पोटेंशियल शेल की वजह से किसी पॉइंट पे लिख सकते हैं। क्लियर है, ये छाप लीजिए। कई बार क्या सवाल आता है, ऐसे आपके पास शेल दे देगी आपको, 3 शेल मान लेता हूँ, और फिर आपको बोलेगा इस पे कुछ चार्ज है Q, इस पे कुछ 2Q, इस पे कुछ 4Q मान लीजिए, रेडियस गिवन रहेगी, ये R है, ये 2R है और ये ऐसे 3R है। फिर आपसे बोलता है कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक स्विच था, अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो फाइनल चार्ज कितना कितना आएगा। अब देखिए स्विच को क्लोज करने से होता क्या है, जब आप स्विच को क्लोज करेंगे या फिर 2 कंडक्टर को जब आप ज्वाइन करेंगे तो चार्ज फ्लो होता रहेगा, कब तक होता रहता है, तब जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना बन जाए। तो इसका नाम शेल 1 है, इसका नाम शेल 2 है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय, अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे, बाय क्लोजिंग स्विच पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2। तो कुछ नहीं करना यार, अगर आप इस स्विच को बंद कर देंगे तो नया चार्ज मान लीजिए इस पे कुछ Q चार्ज आ जाएगा, बिकॉज अब क्या होगा, सेकंड शेल और फर्स्ट शेल पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। सिर्फ अब जैसे इससे पहले अगर आप देख रहे थे तो ये शेल 2 आइसोलेटेड थी तो इस पे टोटल चार्ज 2Q ही रहता, पर अगर आप स्विच को बंद कर देंगे तो अभी 2Q यहाँ पे भी जा सकता है, 4Q यहाँ पे भी आ सकता है। तो आप ये बोलेंगे शेल 1 और शेल 2 का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप Q चार्ज लिखेंगे टोटल, यहाँ पे कुछ Q लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा 6Q माइनस Q। अब आप क्या कीजिए, शेल 1 का और शेल 2 का पोटेंशियल लिखिए। कैसे लिखेंगे, शेल 1 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप शेल 1 का पोटेंशियल निकालें, सबके बाहर है, सेंटर पे डाल दीजिए सबको, तो आएगा पोटेंशियल ऑफ 1 शेल 1 का अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन गया, दैट इज 4, 6, 7 K7Q डिवाइड बाय 3R। अगर आप सिमिलरली शेल 2 का निकालने जाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंच गए तो इस शेल के अंदर है तो इसकी वजह से कितना आएगा, K6Q माइनस Q डिवाइड बाय 3R, और इसकी वजह से देख रहे हैं सबको सेंटर पे डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, Q प्लस Q, दैट इज Q प्लस Q डिवाइड बाय 2R। अब आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा काम ये। तो ऐसा होता है आपके पास में कि शेल को ज्वाइन कर देते हैं तो उसमें चार्ज फाइनल कैसे निकालें, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है, कई बार अर्थिंग कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे 2 शेल देंगे आपको 3 शेल दे दी मान लीजिए, इसको अर्थ कर दिया, पहले इस पे कुछ Q था, 2Q था, इस पे 3Q था, अब बोल दिया कि इसको अर्थ करने जा रहे हैं। अब अर्थ करने का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को अर्थ कर देंगे तो उसका पोटेंशियल कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। जब इसको अर्थ कर देंगे तो ये तो सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये भी सेम का सेम रहेगा, पर इस चार्ज से जब कोई नया चार्ज आ जाएगा Q, देखो धरती से कोई भी चार्ज आ जा सकता है तो वो 2Q का मतलब नहीं रहा, यहाँ पे Q बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले शेल का पोटेंशियल लिखेंगे V ऑफ शेल 2, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आप Q की फॉर्म में पोटेंशियल निकाल लीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो आपको फाइनल चार्ज मिल जाएगा इस शेल के ऊपर कितना आएगा। तो देखिए अगर आप कभी भी 2 कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर आप अर्थ करते हैं तो उस शेल का, जिस भी शेल को अर्थ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना बना दीजिएगा, 0 बना दीजिएगा। तो ये हमसे पूछा जा सकता है शेल के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लेट्स के बारे में। आपके पास ऐसे सवाल रहते हैं कि यहाँ पे ऐसे प्लेट्स रहती है, आपके पास 2 प्लेट्स मान लिया, अब मान लीजिए इस पे कुछ 2Q चार्ज है, इस पे कुछ 4Q चार्ज है, तो आपसे पूछ लिया बताइए हर एक प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो हमें पता है जो आउटर प्लेट्स पे आते हैं दैट इज सबमिशन ऑफ Q/2, तो सबमिशन ऑफ Q कितना हो गया,
और 2 × 6 क्यू, तो यहाँ पे आएगा 3Q, और यहाँ पे भी कितना है 3Q। तो आउटर सरफेस पे आता है समीशन ऑफ Q/2। तो यहाँ पे 3Q है, टोटल होना चाहिए इस पे 2Q, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास -Q। अब आमने सामने की प्लेट पे हमेशा इक्वल अपोजिट चार्जेस आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो Q इनसाइड 0 होना चाहिए। क्लियर? आमने सामने की फेस पे हमेशा ये आता है आपके पास, तो ये आपके पास में आ गया, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली मान लीजिए कुछ ऐसा होता, 3 प्लेट्स अगर हम मान लें, यहाँ पे मैं बोल दूँ 4Q है, यहाँ पे 2Q है और -Q है, तो आप निकाल पाएंगे ना हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 6, तो ये 5, दिस विल बिकम 5Q/2। यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास में 5Q/2, ठीक है, 5Q/2 आ गया। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3Q/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3Q/2। अच्छा, इस पर टोटल रहना चाहिए 2Q, तो यहाँ पे अगर -3Q/2 आ गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 7Q/2, सही। यहाँ पे 7Q/2, तो यहाँ पे बन जाएगा -7Q/2, तो अपने आप हो जाएगा। अब जैसे EFI अगर आप देखेंगे, EFI यहाँ पे EFI कितना आएगा, तो यहाँ पे जो जस्ट नियर जो EFI है σ/ε0, तो यहाँ पे सिग्मा निकाल लीजिए, ε0 कर दीजिए, सिग्मा कितना आएगा, दैट इज 5Q/2 A/ε0। क्लियर? इसके जस्ट पास में EFI आएगा, इसका सिग्मा देख लीजिए, दैट इज σ/ε0। नेट आ गया ना ये। अगर आप वैसे करना चाहें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो इन दोनों की वजह से 0, यहाँ पे बता रहा हूँ, इन दोनों की वजह से 0, इन दोनों की वजह से भी 0, सिर्फ इसकी और इसकी वजह से आएगा। तो इस पे मान लीजिए σ1 है, दैट इज σ1/2ε0, इसके σ1/2ε0, नेट हो जाएगा σ/ε0। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो वैसे कीजिए भी कंडक्टर के जस्ट नियर जो EFI दैट इज σ/ε0, उससे भी कर सकते हैं। नहीं, अगर आप चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लगा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, 2 तरीके हैं। या तो आप अगर वैसे करें तो एक फेस की वजह से EFI आता है σ/ε0, फिर आप सबकी वजह से देखिए नेट को निकाल लीजिए। या फिर आप सेकंड तरीका यूज कर सकते हैं कि हमने देखा है भी कंडक्टर के जस्ट पास में EFI आता है σ/ε0, इसके जस्ट पास में σ/ε0, इसके जस्ट पास σ/ε0। तो ये जब σ/ε0 है, सबकी वजह से अपने आप मिलकर आ रहा है, चेक कर लीजिए, दोनों से सेम रिजल्ट आता है आपके पास। क्लियर? ठीक है। फिर कई बार क्या हो सकता है आपके पास में, ऐसे 2-3 प्लेट रहेगी आपके पास में, किसी एक प्लेट को अर्थ कर देंगे, किसी एक प्लेट को अर्थ कर दिए, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4Q है और यहाँ पे कुछ 3Q है मान लीजिए। तो अर्थ करने से क्या होता है, अर्थ करने में क्या होगा, जो आउटर सरफेस का चार्ज होगा वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आउटर का मतलब एक प्लेट अर्थ हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, अगर कभी भी अर्थिंग है तो जो आउटर मोस्ट फेसेस है उस पर चार्ज कितना बन जाएगा, 0। तो यहाँ पे Q बनेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा -Q, यहाँ पे 3Q बने, तो यहाँ पे -3Q। और इसका टोटल कंजर्व नहीं रहेगा, बिकॉज ये चार्ज तो अर्थ में जा सकता है ना। तो जब भी कभी अर्थिंग हो आपके पास में, तो आउटर मोस्ट फेसेस का चार्ज कितना बना दीजिएगा, 0 बना दीजिएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके पास में, ऐसे प्लेट्स रहेगी और प्लेट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे करके एक वायर से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस पे कुछ 2Q है, इस पे 2Q है, इस पे 3Q है, ऐसा हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, आउटर फेस पे चार्ज पहले बनाएंगे, कितना बनेगा, अर्थिंग नहीं है तो आउटर फेस पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3Q 5Q 6Q, यहाँ पे तो आ गया 3Q, यहाँ पे भी आ गया 3Q, समझ में आ गई, ये आउटर फेसिस पे आ गया। अब यहाँ पे 3Q है तो यहाँ पे 0 नहीं बोल सकते, बिकॉज अब इन दोनों का चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका और इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, तो टोटल इस पे होना चाहिए 4Q। यहाँ पे कुछ Q मान लीजिए, तो यहाँ पे -Q होगा, और यहाँ पे कितना है 2Q + Q, सही। तो यहाँ पे कितना है -2Q, समझ में आ गई मेरी बात। अब आप चलेंगे, ये सेपरेशन कुछ D है मान लीजिए, ये वाला सेपरेशन भी D है। अब आप इस वाले प्लेट से चल के उस वाले प्लेट पे जाएंगे, इस वाले प्लेट से चल के इस वाले प्लेट पे जाएंगे और नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 करेंगे, बिकॉज आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप यहाँ पे EFI देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ आएगा Q/A/ε0, यहाँ पे EFI इस तरफ आएगा 2Q/A/ε0, σ/ε0 होता है। अब आप देख लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज Q/A/ε0 D प्लस 2Q + Q / A/ε0 D, that should be = 0, बिकॉज यहाँ से आप जाने पोटेंशियल ड्रॉप 0 आएगा, तो यहाँ से आपको इस Q की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक वेरिएबल है वो सोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो प्लेट्स के सवाल आसान रहते हैं। अगर अर्थिंग नहीं है तो आउटर मोस्ट पे समीशन ऑफ Q/2, जैसे इस पे भी अर्थिंग नहीं थी, बाहर आउटर मोस्ट पे समीशन ऑफ Q/2। आमने सामने के फेसेस पे हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रहता है, और अगर अर्थिंग है तो आउटर मोस्ट पे 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। फिर एक बात करते हैं, दैट इज कोई भी ऐसे कंडक्टर है आपके पास में ना, कोई भी एक कंडक्टर है ऐसे, तो जैसे मान लीजिए कंडक्टर बना दिया हमने यहाँ पे, तो एक तो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर के, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा, जहाँ पे शार्प चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे शार्प ऐसे, तो यहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे σ1 है, तो इसके जस्ट पास में जो EFI है σ/ε0, जो नेट EFI है वो σ/ε0 आता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे भी कुछ Q है, यहाँ पे भी कुछ Q है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो बस आपको अगर यहाँ पे EFI निकालना, जस्ट इसके पास वाले सिग्मा देख लीजिए, इसके जस्ट पास में जितना सिग्मा होगा EFI का σ/ε0, वो सबकी वजह से मिला के आएगा ना ऑटोमेटिक, तो आपको ऐसा नहीं सिर्फ इसकी वजह, सबकी वजह से मिला के। तो EFI जस्ट लिया था कंडक्टर कितना आता है, EFI
जस्ट नियर कंडक्टर, कंडक्टर भी बहुत पास में, इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा किसका होगा, जो इसके पास वाले पॉइंट का सिग्मा है। समझ में आ गया। और नेट ईएफआई है, ये नेट ईएफआई है, ये आपको हेल्प करेगा आगे, ठीक है। फिर हम देखा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो कितना, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जेईई एडवांस में एक बार इसका सवाल आया था और यही सवाल हमने क्लास में भी किया था कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ऐसे दो कटोरे हैं ऐसे, ठीक है, इस पे भी सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है। समझ में आ रही बात, तो डायग्राम अच्छा बना लेते हैं। ऐसे यहाँ पे दो कटोरे हैं, ठीक है, इस पे भी आपके पास सिग्मा है यहाँ पे और यहाँ पे भी सिग्मा है। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस पे इधर फोर्स लगा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा है। अब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पता है, प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसमें डीए मल्टीप्लाई कर देंगे, डीए, तो ये फोर्स आ जाएगा आपके पास में, डीए इस तरफ फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तो इस तरफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डीए। अब इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला एंगल थीटा मान लो, तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डीए कोस थीटा, बिकॉज साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इसका ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट इसको काट देगा आपके पास। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीए कोस थीटा का इंटीग्रेशन है, डीए का जैसे ये ऐसे एरिया है, इसके दो कंपोनेंट, एक ये वाला, एक ये वाला। डीए कोस थीटा ये वाला है, जैसे डीए कोस थीटा। तो अगर आप डीए कोस थीटा इंटीग्रेट करें तो प्रोजेक्शन एरिया बन जाएगा, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डीए कोस थीटा, क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्शन एरिया। तो इसका प्रोजेक्शन एरिया कितना आएगा, ये आएगा प्रोजेक्शन एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप मुझसे फोर्स पूछेंगे तो फोर्स आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वर्ड। जब भी कोई सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का आएगा तो आप किसी और से कर नहीं पाएंगे ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में जब ये डीए कोस थीटा आपने देखा, अच्छा डीए ऐसा ऐसे कंपोनेंट तोड़ा, डीए कोस ये वाला आएगा। जब आप सभी को तोड़ेंगे तो प्रोजेक्शन एरिया बन जाएगा, वो है सर्कुलर एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ढंग से देखिएगा बच्चों। अपने अगर सेल्फ एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए एक शेल है आपके पास में और इस शेल पे ऐसे कुछ क्यू चार्ज गिवन है, इसकी रेडियस कुछ आर है। तो अगर आप इसकी सेल्फ एनर्जी पूछेंगे तो कितना है आपके पास शेल की, शेल कितना है, 0.5 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये शेल की है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होता है, इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना अंदर वॉल्यूम के अंदर, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया आपके पास में, सॉलिड स्फीयर। और ये नॉन कंडक्टिंग है, बिकॉज अगर ये कंडक्टिंग होता तो इसके सरफेस पे चार्ज रहता। तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी आपके पास में निकल के आती है, दैट इज बिकम 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर, 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो सेल्फ एनर्जी कभी टोटल एनर्जी पूछे, सेल्फ एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूँ, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे ऐसे कुछ Q2 चार्ज है, इसकी रेडियस कुछ आपके पास में R1 है, इसकी रेडियस कुछ ऐसे आपके पास में R2 है, और इसके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन कुछ R है। तो ये तो शेल है और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और यहाँ पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम में। अब अगर आप टोटल एनर्जी मुझसे पूछेंगे तो मुझे सेल्फ एनर्जी बतानी पड़ेगी और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बतानी पड़ेगी। तो शेल की सेल्फ एनर्जी कितनी है, 0.5 के Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय R1, इसकी कितनी है, 0.6 के Q2 स्क्वायर डिवाइड बाय R2, और दोनों की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय स्मॉल r। फिर ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। जब आपसे टोटल एनर्जी पूछा जाए तो आपको सेल्फ एनर्जी साथ में कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक। तो यहाँ हम इसका जो हमारा रिवीजन था वो हमने यहाँ पे फटाफट कर दिया सारा। और इससे बस आपको भी ये है कि जो नोट्स था वो एक बार आप वो थ्रू कर सकते हैं, और तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ से आप ढूंढ लीजिए कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके वीक हैं और आप उन पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।